शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड, शॉर्टकट में जिसको हम ईडी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। तो जो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, ईडी है, कंटिन्यू न्यूज़ में रहता है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं आप, इसको संस्था बोल सकते हैं, संगठन बोल सकते हैं। इसको मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड काम दिए गए हैं। इसके साथ साथ में जो फॉरेन एक्सचेंज लॉज है उनका उल्लंघन होता है तब उसकी जांच करता है ईडी। मल्टी डिसिप्लिनरी हमने इसको क्यों बोले हैं, क्योंकि एक से अधिक काम इसको सौंपे गए हैं। ये अपने काम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में करती है। ठीक है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये काम करती है। जब मिनिस्ट्री को लगता है कि कहीं पर हमें जांच करवाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ईडी के माध्यम से जांच चालू करवा देती है। अब यदि हम बात कर लें एज ए प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ईडी functions in strict compliance with the constitutions and law of India। अब चूंकि हमारे देश की फाइनेंस से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये टॉप में मानी जा रही है, इसलिए इंडिया ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नियम कानूनों का उल्लेख किया है, भारत के जो कानून कहते हैं उस हिसाब से ईडी काम करती है। अब इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि ईडी की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। तो इसके डायरेक्टोरेट की जो उत्पत्ति है वो है 1 मई 1956 की, जब एक इन्फोर्समेंट यूनिट को स्थापित किया गया था। कहाँ? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, ताकि एक्सचेंज हैंडल किया जा सके एक्सचेंज कंट्रोल लॉस वायलेशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1947। तो फेरा के अंतर्गत जो गड़बड़ियाँ आ रही थी, फेरा के नियम कानूनों का जो उल्लंघन हो रहा था, उसके लिए इसकी स्थापना करी जाती है 1 मई 1956 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। ठीक, इसके हेड होते हैं कौन? लीगल सर्विस ऑफिसर एज ए डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। इसकी 2 ब्रांच है, बम्बई और कलकत्ता में। तो हम इसका इतिहास देख रहे हैं। फिर 1957 में क्या हुआ था, इस यूनिट का नाम हमने चेंज करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रख दिया था और एक और ब्रांच इसकी खोली गई थी मद्रास। आज के टाइम में हम चेन्नई बोलते हैं। फिर 1960 में क्या होता है, डायरेक्टोरेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहा था इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से किसको दे दिए? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को दे दिए इसका एडमिनिस्ट्रेशन वाला कंट्रोल। टाइम के साथ साथ में हम देख रहे हैं फेरा 1947 को रिपील्ड कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया फेरा 1971 वाले कानून के माध्यम से। विद द ऑनसेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक लिबराइजेशन, फेरा 1973 विच वाज ए रेगुलेटरी लॉ वाज रिपील्ड एंड इन इट्स प्लेस ए न्यू लॉ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा केम इनटू ऑपरेशन 1 जून 2000 से। तो पुराना जो फेरा एक्ट चलता था उसकी जगह में 1973 का फेरा एक्ट आया। इसके बाद फिर फेरा एक्ट में भी कुछ संशोधन किए गए। सरकार फेमा एक्ट 1999 लेकर के आई जो कि 1 जून 2000 से काम करना चालू कर दिया था। अब फिर हमने देखे कि इंटरनेशनल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कौन से नियम कानून अपनाए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पास किया गया था। ठीक है, और ईडी वाज इंटरेस्टेड विद इट्स इन्फोर्समेंट 1 जुलाई 2005 और ईडी को कहा गया है कि देखिए आप जो है इसके इन्फोर्समेंट में ध्यान दीजिए। ईडी के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ईडी को कैसे करके बनाया गया है।
हायरकी की बात करें, मतलब कि कौन ऊपर रहने वाला है इसमें, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट विथ इट्स हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली इज हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। तो इसका सबसे ऊपर बैठने वाला व्यक्ति कौन है? डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट है। इसके अलावा ईडी के 5 रीजनल ऑफिस बनाए गए हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कलकत्ता और दिल्ली। मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कलकत्ता और दिल्ली में। और ये जो दिल्ली की बात कर रहे हैं, हेडेड बाय स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। अब इसका जो डायरेक्टोरेट है, इसके 10 जोनल ऑफिसेज बनाए गए हैं, ईच ऑफ विच इज़ हेडेड बाय ए डिप्टी डायरेक्टर। 10 और जोनल ऑफिस बना दिए हैं, इसको हेड कौन रहते हैं? डिप्टी डायरेक्टर रहते हैं। 11 इसके सब जोनल ऑफिस बनाए गए हैं, इनका हेड कौन रहता है? असिस्टेंट डायरेक्टर रहता है। रिक्वायरमेंट की यदि हम बात करें, रिक्रूटमेंट की बात करें, तो इसके जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनकी जो भर्ती है डायरेक्टली की जाती है बाय ड्राइंग ऑफिसर्स फ्रॉम अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। अदर जो एजेंसीज हैं वहाँ से ऑफिसर्स को यहाँ लाया जाता है। इसमें शामिल है इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर एंड पुलिस इसमें आ जाते हैं। टेन्योर की बात यहाँ पर कर लेते हैं। नवंबर 2021 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 2 ऑर्डिनेंस पर अपनी सील ठोकी थी, जिसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है, डायरेक्टर के टाइम पीरियड को। किसका? सीबीआई और ईडी का 2 साल से लेकर के 5 साल केंद्र सरकार टेन्योर को बढ़ा सकती है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 ईडी के लिए है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 है। इसमें भी कुछ संशोधन किया गया है, टू गिव द गवर्नमेंट पावर टू कीप द 2 चीफ्स इन देयर पोस्ट। ठीक है, गवर्नमेंट के पास ये पावर मिल गई है कि इनके जो चीफ होते हैं दोनों संस्थाओं के, 2 chiefs in their post for 1 year after they have completed their 2-year term। 2 साल की टर्म यदि आपने पूरा कर लिए हैं तो आप 1 साल और अपने पोस्ट पर बने रह सकते हैं। द चीफ्स ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज करेंटली हैव ए फिक्स्ड 2-year टेन्योर। आज के टाइम में आप देखोगे जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, इनका जो मुखिया होता है उसका टाइम पीरियड रहता है मात्र 2 साल का, लेकिन आज के टाइम में इसको 3 एनुअल एक्सटेंशन हम दे सकते हैं, 1-1 साल के लिए उसके टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर सरकार की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि सरकार उन्हीं लोगों के टाइम पीरियड को बढ़ावा देंगे जो सरकार के हिसाब से बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको पुरस्कार देने का काम करती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। आगे फिर जो है फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 5 ईयर्स। 5 साल यदि आपके पूरे हो गए हैं तो फिर आपको किसी प्रकार का एक्सटेंशन अब नहीं दिया जाने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो देखिए, न्यूज़ में बताया जा रहा है कि किसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी गई थी ईडी का जो मुखिया रहता है उसके टेन्योर को बढ़ाने को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्ट किया है काफ़ी शार्पली मंडे के दिन, ठीक है, दैट इट इज़ नॉट कंसर्न विथ पॉलिटिक्स। ठीक है, उनका कहना है कि देखिए पॉलिटिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। When the government claimed that opposition to piecemeal tenure extension granted to ED S.K. Mishra is by members of political parties trying to subvert ongoing investigation against their leader। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट का कहना है अपोजिशन क्या काम कर रही है, एस.के. मिश्रा की टेन्योर को बढ़ाने से रोक रही है अपोजिशन की पार्टी। इसका मतलब ये हो गया है कांग्रेस का जो नेता जेल में बंद है, उसका जो अपोजिशन का जो लीडर जेल में बंद है, ठीक है, उसके इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की ये कोशिश कर रहे हैं।
आगे फिर क्या होता है, एक बेंच थी जस्टिस बी आर गवई और अरविंद कुमार की। उनका कहना है सितंबर 2021 में हमने स्पेसिफिकली कहा था देयर वुड बी नो फर्दर एक्सटेंशन फॉर मिस्टर मिश्रा। हमने पहले ही बोल दिए थे 2021 में कि मिश्रा के टेन्योर को बढ़ाया नहीं जाएगा। इसके बावजूद गवर्नमेंट ने 2 महीना के भीतर में ही, जजमेंट जैसे ही आया उसके 2 महीना के भीतर में ही गवर्नमेंट ने क्या काम कर दी, उसने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव कर दी बाय वे ऑफ प्रोमुगलेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इन नवंबर 2021 में एक ऑर्डिनेंस लेकर के आ गई। तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसके बाद फ्रंट पेज से ही देखा जाए तो चुनाव जो अभी हुए हैं पीसफुली, उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं मेघालय और नागालैंड की। मेघालय में जो टर्नआउट रहा है वो 77.55%, वहीं नागालैंड में 85.32% टर्नआउट रहा है। चीफ मिनिस्टर कोनराड के संगमा और नेफ्यू रियो एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस दैट देयर पार्टीज विल रिटर्न टू पावर इन बोथ स्टेट। कैसा कैसा हाल रहा है यहाँ पर देखिए, पोल का प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है। इंडिया टुडे ने क्या कहा है मेघालय जहाँ पर 60 सीट है, ठीक है, मेघालय में विधानसभा में कितनी सीट हैं, 60 है, त्रिपुरा में भी 60 है, नागालैंड में भी 60 सीट। इंडिया टुडे ने कहा बीजेपी को 4 से 8 सीट मिलेगी और सबसे ज़्यादा एनपीपी को यहाँ पर 18 से 24 सीट मिलने वाली है। मगर देखा जाए तो एनपीपी को ही सबसे ज़्यादा कहना चाहिए सीट मिल रही। वहीं त्रिपुरा की यदि हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा बीजेपी का ही प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है, और नागालैंड की यदि हम बात कर लें तो नागालैंड में ही बीजेपी आने वाली है। कांग्रेस देख रहे हैं आप कितनी पिछड़ गई है, ठीक है। तो ये चुनाव से रिलेटेड कुछ प्रिडिक्शन था, छोटा मोटा जानकारी थी, इसको हमने चलते फिरते में देख ली। इसके बाद हम सीधे एडिटोरियल वाले पेज की तरफ में चलते हैं और देख लेते हैं एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ नियम कानून लाए गए थे, उसी के ऊपर एक एडिटोरियल लिखा गया है। ई वेस्ट रूल से रिलेटेड ये आर्टिकल छापा गया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज हम देखने वाले हैं। देखिए, पहला जो सेट ऑफ ई वेस्ट रूल था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज रूल, पहली बार इसको नोटिफाई किया गया था 2011 में और इसने काम करना चालू कर दिया था 2012 में। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रूल्स। 2011 का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट की बात करें, वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं हम उसको, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईपीआर के ऊपर हम वीडियो भी बना चुके हैं, यदि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ईपीआर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ईपीआर के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि मैं कोई कंपनी हूँ, मैं लैपटॉप फ़ोन वगैरह बनाता हूँ, ठीक है। अब मैंने तो बना दिया हूँ, लेकिन इनका जो कचरा है, कचरा को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी मेरी रहेगी। मतलब उसी कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी सरकार ने रख दी है जो कि उस चीज़ को निर्माण कर रहा है। मतलब यहाँ जो प्रोड्यूसर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें भी आ गई हैं, दोनों को हैंडल करने की जिम्मेदारी, दोनों प्रकार के कचरे को हैंडल करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, प्रोड्यूसर के ऊपर है, उस कंपनी के ऊपर है। ई वेस्ट रूल 2016 क्या कहता है, जिसको हमने संशोधन किया था 2018 में, ये काफ़ी कंप्रहेंसिव माना जाता है एंड इंक्लूडेड, इसमें हमें कुछ इंक्लूडेड प्रोविज़न देखने को मिलते हैं ताकि हम प्रमोट कर सकें ऑथराइजेशन एंड प्रोडक्ट स्टेबार्डशिप।
Other categories of stakeholders such as producer responsibility organization were also introduced in these rules. एक चीज़ और यहाँ पर नई हमको देखने को मिल जाती है, वो है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम शॉर्टकट में पीआरओ बोलते हैं। फिर नवंबर 2022 में क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसने आगे कुछ और नोटिफाई करा था न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल को, जो कि लागू हो जाएंगे 1 अप्रैल 2023 से। दीज रूल्स एड्रेस सम ऑफ द क्रिटिकल इश्यूज बट आर साइलेंट ऑन अदर। कुछ कुछ इशू के ऊपर तो ये बात करते हैं, लेकिन सारे मुद्दे यहाँ पर नहीं उठाए गए हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 का जो पहला चैप्टर है उसमें इंक्लूड है प्रोविज़न ऑफ ईपीआर फ्रेमवर्क। ईपीआर फ्रेमवर्क का इसमें प्रोविज़न किया गया है। द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट बीइंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। इसमें क्या किया जाना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर, मतलब स्टेक होल्डर इसमें जो भी जैसे कि मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर और रिसाइकलर, इनको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। द अर्लियर रूल्स प्लेस्ड इम्पोर्टेंस ऑन सीकिंग ऑथराइजेशन बाय स्टेक होल्डर्स बट ए वीक मॉनिटरिंग सिस्टम एंड ए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिजल्टेड इन एडुकेसी इन कॉम्प्लायंस। क्योंकि आप देख लीजिए, आपके पास जो फ़ोन है, आपके पास जो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसको आप कहाँ पर देते हैं, कबाड़ी वाले लेके जाते हैं। और कबाड़ी वाले क्या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं? नहीं हैं। तो आपने इन लोगों को छोड़ दिया है। और जब ये कचरा ये लोग लेके चले गए हैं तो फिर कंपनी वाला क्या करेगा? कंपनी वाला कहाँ से कलेक्ट करेगा इस कचरे को? और ये जो लोग काम करते हैं ना, इनको पता नहीं रहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है इसमें जहरीली धातुएं भी होती हैं जो कि उनके हेल्थ के लिए खतरा होती हैं। दूसरे नंबर की बात यह है, महंगी महंगी चीज़ों को निकाल करके ये लोग बेच देते हैं। तो रिसाइकिल जैसी बात तो यहाँ पर कुछ हमें समझ में ही नहीं आती है। आगे फिर बताया जा रहा है जो फॉर्मल तरीके से रिसाइकलिंग होती है, यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग हो रही है। प्री प्रोसेसिंग मतलब सेग्रीगेशन स्टेज, अलग अलग आप कर रहे हैं। फिर चैनलाइज ई वेस्ट टू इनफॉर्मल सेक्टर विच इज़ प्योर वायलेशन ऑफ लॉ। ए डिजिटलाइज सिस्टम अप्रोच इंट्रोड्यूस इन न्यू रूल्स 2022 मे नाउ एड्रेस दीज चैलेंजेस। इसके बाद बात आ जाती है ट्रांसपेरेंसी को लेकर के। तो ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ई वेस्ट वैल्यू चेन। ई वेस्ट वैल्यू चेन को आपको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। कैसे करके? डिजिटल पोर्टल, डिजिटल वेबसाइट के माध्यम से। यहाँ से आप इंश्योर कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को, और ये क्रूशियल माना जाता है, इम्पोर्टेंट माना जाता है टू रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ पेपर ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ से जो पेपर में काम हो रहा है उस काम को आप रोक सकते हैं, या फिर जिसको हम फॉल्स ट्रायल बोल रहे हैं, गलत जो तरीका अपनाए जा रहे हैं। जैसे कि आपने भले ही 50% कचरा उठाया है, लेकिन आपने लिख दिया 100% हमने कचरा उठा लिए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इससे भी हम बच सकते हैं। आगे फिर बात करी जाती है इनफॉर्मल सेक्टर को हमने किस प्रकार से छोड़ दिए हैं। तो जो 2 इम्पोर्टेंट स्टेज हैं एफिशिएंट ई वेस्ट रिसाइकलिंग के, वो कौन कौन से हैं? कंपोनेंट की रिकवरी करना, इसके साथ साथ में रेसिडुअल डिस्पोजल, बाकी जो कुछ बच गया है उसको हमें डिस्पोज करना है। 2 यहाँ पर मेन फैक्ट आ जाते हैं। फिर इसमें जो रूल्स बनाए गए हैं, ब्रीफली टच अपॉन 2 एस्पेक्ट, संक्षिप्त रूप से ये 2 एस्पेक्ट को टच कर रहा है, बट डू नॉट क्लियरली स्टेट द रिक्वायरमेंट फॉर इंश्योरिंग रिकवरी टेंजेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिकवरी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करी जाती है। और आगे देखिए, यदि हमें इंश्योर करना है मैक्सिमम एफिशिएंसी
कोई भी कंपनी बढ़िया से काम कर रही है कि नहीं कर रही है कचरा को मैनेजमेंट करने के लिए, तो जो रिसाइकलर है उसकी जो एक्टिविटी है उनको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा सिस्टम में। इसके अलावा जो ऑफिसर्स लोग हैं, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम ट्रेस करना पड़ेगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कितना कचरा इस कंपनी ने कलेक्ट किया है, ठीक है। महीने में, साल में जा कर के सरकार को देखना पड़ेगा, इसकी जांच करना पड़ेगा, जिसको आप रिसाइकलिंग के लिए भेज रहे हैं, एंड विज द रिकवरी टुवर्ड्स द एंड, और कितनी आप रिकवरी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरे की, ये सब की जानकारी सरकार के पास टाइम टाइम पे होनी चाहिए। आगे फिर बताया जा रहा है, ठीक है, न्यू नोटिफिकेशन डज अवे विथ प्रो एंड डिसमेंटलर्स and vest all the responsibility of recycling with authorized recyclers. They will have to collect a quantity of waste, recycle them and generate digital certificate through the portal. प्रोसेस कैसे रखी गई है? पीआरओ और जो डिसमेंटलर्स हैं और बाकी जो बचे हुए लोग हैं, इन्हीं की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसाइकलिंग करने की, ठीक है, ऑथराइज्ड रिसाइकलर के साथ में मिल करके। दे विल हैव टू कलेक्ट क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, आपको पार्टिकुलर कचरा इकट्ठा करना है, उसको रिसाइकिल करना है और जनरेट करना है डिजिटल सर्टिफिकेट एक वेबसाइट के माध्यम से। शुरू में तो ये हमें उतना अच्छा नहीं लगेगा ये कदम, एंड कैन काज इनिशियल टर्बुलेंस, और शुरू में लोगों को दिक्कत भी हो सकती है, वेयर द इनफॉर्मल चैनल में ट्राई एंड सीक बेनिफिट फ्रॉम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इनफॉर्मल चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद टेक्स्ट एंड कॉन्टैक्ट वाले पेज से कुछ जानकारी हम देखने वाले हैं, जैसे कि भारत अपना जो एसडीजी के लिए कुछ टारगेट निर्धारित किया है ना, उसको अपने टाइम पीरियड पे पूरा नहीं कर पाएगा, इससे रिलेटेड जानकारी दी है। तो 75 भारतीय जिलों का परसेंटेज, 75% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट दैट आर ऑफ टारगेट फॉर क्रूशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिनको हमने कुछ टारगेट दिए हैं उनसे ये काफ़ी दूर है, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ टारगेट क्या है, जैसे कि पावर्टी, स्टंटिंग, वास्टिंग ऑफ चिल्ड्रन, एनीमिया, चाइल्ड मैरिज, पार्टनर वायलेंस, टोबैको यूज़, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, ये सारे जो टारगेट हम इनको दिए हैं उससे ये अभी काफ़ी दूर है। एक स्टडी है जिसको लैंसेट में प्रकाशित किया गया था, ठीक है, इंडिया इज़ नॉट ऑन टारगेट फॉर ओवर 50% ऑफ द इंडिकेटर रिलेटेड टू हेल्थ फॉर 2030 डेडलाइन, मतलब कि 2030 की जो डेडलाइन रखी गई है वहाँ तक इंडिया पूरा 100% काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, स्टंटिंग और वास्टिंग। स्टंटिंग में आपकी हाइट नहीं बढ़ पाती है और वास्टिंग में आपका वज़न नहीं बढ़ पाता है। तो एक डाटा ये था। इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा है फर्टिलाइज़र से रिलेटेड आया है। इंडिया ने इंपोर्ट किया है 19 लाख टन ऑफ फर्टिलाइज़र लास्ट मंथ, ठीक है। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि भारत को जैविक खेती में आगे बढ़ाएंगे, और वहीं हम देख रहे हैं 19 लाख टन फर्टिलाइज़र हमने इंपोर्ट करे हैं बाहर से, मतलब 3.9%